हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लंग्स क्या होते हैं। अब उससे आगे बताने वाला हूं कि ब्रीथिंग सिस्टम क्या होता है, यानी हमारा जो श्वसनोवास होता है उसको समझते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक टॉपिक पढ़ते हैं हम ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं श्वसनोवास। क्या बोलते हैं? श्वसनोवास बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्रीथिंग का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। हम कोई भी एयर लेते हैं, हम अपने शरीर के अंदर सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। सांस लेना, सांस छोड़ना, इसे ही तो ब्रीथिंग बोलते हैं। देखिए, दो टाइप से ब्रीथिंग होता है हमारे शरीर में। एक तो होता है नॉर्मल श्वसन, एक कौन सा होता है? नॉर्मल ब्रीथिंग। एक होता है नॉर्मल ब्रीथिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य श्वसन बोलते हैं। और एक होता है एबनॉर्मल ब्रीथिंग। एबनॉर्मल ब्रीथिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? असामान्य श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असामान्य श्वसन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दो टाइप से हमारे शरीर में हम श्वसन करते हैं, एक तो नॉर्मल और एक एबनॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल श्वसन जो होता है ना, सामान्य श्वसन में क्या क्रम होता है। देखो, दो चीज़ें पढ़ी जाती हैं मुख्य रूप से, ध्यान से सुनना। एक तो होता है इनहेल। क्या होता है? इनहेल। इनहेल का मतलब समझ लीजिए, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। क्या होता है? सांस लेना। एक होता है एक्सेल। क्या होता है? एक्सेल। इसका मतलब क्या होता है? सांस छोड़ना। क्या होता है भैया? सांस छोड़ना। तो आपको बस यही देखना है कि एक तो हम शरीर के अंदर हमने सांस ली, तो समझ लीजिए हमने एयर को इनहेल कर दिया। सांस छोड़ी तो एयर को क्या कर दिया? एक्सेल कर दिया, ठीक है। सांस छोड़ना और सांस लेना। अब यहाँ पर देखिए, सामान्य श्वसन जो होता है नॉर्मल होता है, सभी के साथ होता है। देखिए, हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हैं, यानी इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद एक्सेल करते हैं। फिर कुछ समय रुकते हैं ना, पॉज कर जाते हैं, कहते हैं ना पॉज प्ले। वीडियो देखी हो आपने कभी? तुम प्ले कर देते हैं, आपको कोई काम लग जाता है, पॉज कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से पहले हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, उसके तुरंत बाद क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं, और उसके तुरंत बाद क्या कर जाते हैं? पॉज कर जाते हैं। और रुकने के तुरंत बाद ही फिर हम क्या करने लगते हैं? इनहेल करने लगते हैं, फिर एक्सेल कर देते हैं और फिर पॉज कर जाते हैं। ये जो क्राइनोलॉजी होती है ना, वो किस श्वसन में होती है? सामान्य श्वसन में होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि सामान्य श्वसन निम्नलिखित में से होता है, ऐसी क्राइनोलॉजी आपको दिख जाए, ऐसा क्रम आपको दिख जाए, तो आपको टिक क्या करना है? यही करना है, ठीक है। अब आते हैं असामान्य श्वसन पर। आपने देखा होगा, बाबा रामदेव का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाबा रामदेव क्या करता था आपको पता है? वो सांस को लेता था, यानी सांस को इनहेल कर जाता था, फिर सांस को छोड़ता ही नहीं था। कुछ समय के लिए सांस को रोक कर रखता था, जैसे सांस ले ली फिर नहीं छोड़ता था, यानी इनहेल करने के बाद क्या कर जाता था? पॉज कर जाता था और फिर एक्सेल करता, यानी इनहेल करता था, इनहेल कर दी यानी सांस ले ली, फिर सांस को रोक के रखता था, यानी रुक जाता था। रुकने को क्या बोलते हैं? पॉज कर जाता था। और पॉज करने के बाद दोबारा से क्या करता था? सांस को क्या करता था? एक्सेल करता था। एक्सेल करने के बाद फिर इनहेल करता था, फिर रुक जाता था, फिर बाहर निकालता था। ये जो क्रम होता है ना, वो किस में होता है? वो होता है असामान्य श्वसन में, यानी एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रीथिंग मैंने आपको बता दी है कि दो टाइप की होती है, एक तो नॉर्मल ब्रीथिंग, एक एबनॉर्मल ब्रीथिंग। दोनों की क्राइनोलॉजी आपको बता दी है। एक तो होता है इनहेल और एक होता है एक्सेल, सांस लेना एंड सांस छोड़ना। चलो इससे आगे बढ़ते हैं टाइम ना लगाते हुए, ठीक है। और भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और ध्यान से देखना इस टॉपिक को, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, सो बी अलर्ट। देखो, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो श्वसन प्रक्रिया होती है ना,
हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इस दौरान जो पूरी की पूरी श्वसन प्रक्रिया होती है ना, वो 4 स्टेपों में बटी होती है। कितने स्टेपों में बटी होती है भैया? 4 स्टेपों में बटी होती है। यानी हमारी जो श्वसन प्रक्रिया होती है, हमारी जो श्वसन प्रक्रिया होती है ना, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये कितने पार्टों में बटी होती है? 4 पार्टों में, 4 पार्टों में बटी होती है। पहला पढ़ना है आपको कौन सा श्वसन? बाह्य श्वसन। कौन सा पढ़ना है भैया आपको? बाह्य श्वसन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड नंबर पे आपको क्या पढ़ना है? सेकंड नंबर पे पढ़ना है आपको कौन सा? गैसों का परिवहन। क्या पढ़ना है? गैसों का परिवहन। यानी इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे गैस फेफड़ों से कोशिका तक ट्रेवल करती हैं और कैसे गैस वापस कोशिका से फेफड़ों तक आती हैं। यानी गैसों का परिवहन कैसे होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसमें हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है भाई, ये 2 टाइप हो गए। तीसरा टाइप देखते हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं क्रम वाइज। ठीक है, तीसरा टाइप देख लेते हैं अंतः श्वसन। क्या देखते हैं? अंतः श्वसन। अंतः श्वसन जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एक लास्ट रहता है जिससे हम क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। क्या बोलेंगे? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पर भाई इन चारों में मैं आपको बता दूं कि जो चौथा होता है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन जिसको बोला जाता है, ये जो श्वसन होता है ना बहुत ही मोस्ट होता है। इसी के अंदर हम बताएंगे कि आपके कोशिका के अंदर कैसे एटीपी का निर्माण होता है, कैसे ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और आपको ये भी बताया जाएगा कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम कहाँ करने वाले हैं? कोशिकीय श्वसन में करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अध्ययन करते हैं किसका? वायवीय श्वसन का, फिर करेंगे गैसों का परिवहन, फिर करेंगे अंतः श्वसन और एंड में किसका? कोशिकीय श्वसन का। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है क्या? बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके बारे में समझना है। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन, देखिए भाई बाह्य श्वसन में 2 चीजें मेन होती हैं। एक तो ब्रीथिंग। क्या होती है? ब्रीथिंग, जो भी बताया था मैंने आपके लिए, ब्रीथिंग। और एक होता है गैसों का विनिमय। क्या होता है? गैसों का विनिमय। विनिमय समझते हैं? गैसों का विनिमय से मतलब है गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन को ब्लड में घोलना और ब्लड में से CO2 को बाहर निकालना, ये होता है गैसों का विनिमय। ये आपको बता चुका हूं मैं, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो ब्रीथिंग में 2 चीज़ें बताई थी आपके लिए। एक तो बताया था इनहेल और एक बताया था एक्सहेल। यानी एक बताया था इनहेल और एक बताया था क्या? एक्सहेल। यानी आपको ये भी बताया था कि इनहेल का मतलब होता है सांस लेना और एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। क्या होता है भैया? सांस छोड़ना। तो अब देखिए यहाँ पर बाह्य श्वसन हम पढ़ा रहे हैं, यानी पहला ही टॉपिक है बाह्य श्वसन। इसके अंदर 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो ब्रीथिंग और एक पढ़ना है गैसों का विनिमय। यानी ब्रीथिंग में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, इनहेल और एक्सहेल। अब जब हम प्रकृति से अपनी वायुमंडल से एयर को इनहेल करते हैं ना, एयर को हम जैसे ही इनहेल करते हैं ना, तो उस एयर में ज़रूरी नहीं होता कि ऑक्सीजन हो। उस एयर में भैया नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आर्गन, नियोन, हीलियम जैसी गैसेज का मिश्रण होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन देखते हैं, फिर देखते हैं O2, फिर देखते हैं CO2। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि वायुमंडल में हम जो गैसों का मिश्रण के रूप में हम एयर जो शरीर के अंदर लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन का कितना % होता है? नाइट्रोजन का % होता है 78। कितना होता है? 78% होता है।
ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 21%। कितना होता है? 21%। और CO2 का कितना परसेंटेज होता है हमारे वायुमंडल के अंदर? 0.03% होता है। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब जब तुम सांस लेते हैं तो सांस इन करने में, इनहेल करने में इन रेशियो से आप गैसेस को अंदर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इन एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने के दौरान आप नाइट्रोजन का कितना परसेंट छोड़ते हैं, ऑक्सीजन का कितना परसेंट छोड़ते हैं एंड CO2 का कितना परसेंट आप एक्सहेल करते हैं, ये देखना है। देखो भाई, नाइट्रोजन का बता दूं कि नाइट्रोजन हम जितना लेते हैं ना उतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा शरीर शुद्ध फॉर्म को यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार बड़ा होता है और हमारी कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, तो कैसे बैलेंस बनेगा बताइए। तो ऐसे में नाइट्रोजन जो 78% जाती है उतने ही परसेंट नाइट्रोजन एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 21% हम इनहेल करते हैं, उसमें से 17% जो ऑक्सीजन होती है वो एक्सहेल कर देते हैं। बची कितनी? 4%। और वो 4% ऑक्सीजन ही हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है और हमें एनर्जी प्रदान करती है। फिर वो ऑक्सीजन किस में बदल जाती है? CO2 में बदल जाती है, और 4% CO2 क्या कर देते हैं हम? एक्सहेल कर देते हैं। तो परीक्षा में क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल पूछा जाएगा तो बस इतना ही पूछा जा सकता है कि हम मनुष्य अपने शरीर में कितना परसेंट नाइट्रोजन इनहेल करता है? 78%। कितना परसेंट ऑक्सीजन इनहेल करता है? 21%। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कितना परसेंट नाइट्रोजन एक्सहेल करता है? 78%। आपसे पूछा जाएगा कितना परसेंट CO2 एक्सहेल करता है? 4%। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी गैस ऐसी है जो मनुष्य एक्सहेल और इनहेल बराबर करता है? तो आपको आंसर देना है नाइट्रोजन, 78% और 78%। यहाँ पर आइए, इसको मैं बता चुका हूँ पहले ही, मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि एल्वियोली यानी कूपिका, एल्वियोली यानी कूपिकाएं रक्त में O2 को इन करती है, जबकि CO2 को आउट करती है। यानी हमारे शरीर में गैसों का विनिमय कौन करता है? बताया था उस दिन, एल्वियोली करती हैं, जो कि फेफड़ों की कोशिकाएं होती हैं। ये ब्लड में ऑक्सीजन को इन करती हैं, CO2 को आउट कर देती हैं। कौन सी विधि द्वारा ये करती हैं? विसरण विधि द्वारा। आपको ये भी बताया था उस दिन। तो आपको याद रखना है सब कुछ, जो भी पुरानी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन सभी को याद में रखना है। ठीक है, प्लस में जो नई बताई जा रही है उनको डेली की डेली रिवाइज करना है। ठीक है, तो भाइयों, बाह्य श्वसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दो चीज़ें, ब्रीथिंग होता है और क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। ब्रीथिंग में दो चीज़ें देखनी है, इनहेल एंड एक्सहेल। ये परसेंटेज आपको याद रखनी है। फिर गैसों के विनिमय तो आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपको बताया था गैसों का परिवहन। क्या बताया था? गैसों का परिवहन कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस क्या होता है। ठीक है, चलो हेडिंग डाल देता हूं मैं सेकंड, जिसे बोलते हैं गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि आपने कभी देखा है कि जितने भी गवर्नमेंट हमारे व्हीकल्स होते हैं, जैसे बस को ले लीजिए, सरकारी बस को ले लीजिए, तो उसमें आपने देखा होगा साइड में लिखा होता है परिवहन निगम, है ना। तो परिवहन का अर्थ क्या होता है? परिवहन का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ना। यही तो होता है भाई परिवहन का, यानी यात्रा करवाना। ठीक इसी प्रकार से भाई यहाँ पर गैसों का परिवहन शब्द आया है, तो गैसों का क्या कर रहे हैं? हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ रहे हैं उनको, है ना। इस काम को कौन करेगा? आप सोच के देखिए, हमारे शरीर के अंदर गैसों को कौन छोड़ेगा भाई एक स्थान से दूसरे स्थान? सोच के देखिए, हमारे रक्त तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है, तो हमारे शरीर में रक्त जो होता है, रक्त ही पहुंचेगा और गैसों को लेकर। और रक्त में ऐसा क्या होता है जो इन गैसों को एक अंग से दूसरे
अंग तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन एक तरफ लिख देता हूँ मैं O2, एक तरफ लिख देता हूँ CO2। यहाँ पर देखिए अब ऑक्सीजन है, एक तरफ है CO2, यानी दोनों ही गैसों को ट्रांसपोर्ट करना है हमारी बॉडी के अंदर। तो आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन का जो 100% हिस्सा है ना, उसे कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन परिवहन करेगा उसका? हीमोग्लोबिन करेगा। यानी ऑक्सीजन का 100% परिवहन, ऑक्सीजन का 100% परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। सेकंड बात कर लेते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है ना, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलकर एक अस्थिर यौगिक बनाता है, अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? अनस्टेबल कंपाउंड, यानी अस्थिर यौगिक बनाता है, जिसका नाम होता है ऑक्सीहेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर अस्थिर यौगिक बनाता है, अस्थिर यौगिक बनाता है, जिससे ऑक्सीहेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऑक्सीहेमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सीहेमोग्लोबिन कहते हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। चलो CO2 की बात कर लेते हैं। अभी तक तो आपने देख लिया कि फेफड़ों से कोशिका तक हमारी 100% ऑक्सीजन का परिवहन तो हीमोग्लोबिन कर देता है, लेकिन सर जरा ये बताइए कि हमारे CO2 का परिवहन कौन करेगा? यानी अभी तक पढ़ा है ऑक्सीजन का, CO2 का कौन करेगा? तो देखिए यहाँ पर देखो, मान के चलिए ये आपके क्या है? लंग्स है। क्या है ये? लंग्स। लंग्स बोले तो फेफड़े। ये क्या है? आपकी सेल्स है। यानी क्या है ये? सेल्स। सेल्स माने कोशिकाएं। अब देखो हमारा जो ब्लड होता है ना, वो हमारे लंग्स से सेल तक आता है और सेल से वापस कहाँ जाता है? लंग्स तक जाता है। ठीक है। और इस ब्लड में होता क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। अभी देखिए तुम, फेफड़ों से कोशिका तक O2 का जो परिवहन किया था वो किसने किया था? हीमोग्लोबिन ने। कितने परसेंट? 100% ऑक्सीजन जो थी ना यहाँ पर, उसका परिवहन कौन कर देता है? हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन जा रहा है यहाँ पर खाली, तो ऑक्सीजन बोलती है कि हीमोग्लोबिन मुझे ले चलिए। हीमोग्लोबिन बोलता है मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है, आप मेरे साथ चल चलीजिए। तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ देता है? ये कोशिका तक छोड़ देता है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ आके किस में चेंज हो जाती है? CO2 में। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस CO2 को वापस फेफड़ों तक कौन लेके जाएगा? यानी इस CO2 का परिवहन कौन करेगा फेफड़ों तक? ठीक है, इस चीज़ की चर्चा करने वाला हूँ। तो आप देखिए जरा, देखो अभी तक तो हीमोग्लोबिन यहाँ तक ऑक्सीजन को लाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ से हीमोग्लोबिन वापस जा रहा है, खाली जा रहा है। तो ऑक्सीजन यानी CO2 बोलती है हीमोग्लोबिन से कि भैया हीमोग्लोबिन, हमसे ऐसा क्या पाप हो गया जो तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? अभी जब फेफड़ों से आ रहे थे तो आप ऑक्सीजन को लेके आ रहे थे, है ना। अब हमसे ऐसा क्या पाप हो गया? तो CO2 से बोलता है हीमोग्लोबिन कि आपका जो वेट है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। आप देख लीजिए, थोड़ा सा ही ज़्यादा है। O2 16 गुणा 2 कितना होता है? 32। CO2 कितना होता है? 12 प्लस 32 कितना होता है? 44। थोड़ा सा वेट जो होता है ना CO2 का ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बोलता है कि मैं तुम्हें 100% को तो लेकर नहीं जा सकता, पूरी की पूरी CO2 को लेकर नहीं जा सकता, मैं सिर्फ लेके जाऊंगा तो सिर्फ अगर 100 लोग हुए ना CO2 के तो केवल 10 को लेकर जाएगा, 90 को लेकर नहीं जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 को लेकर जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ कि हीमोग्लोबिन 10% CO2 का वहन करता है, परिवहन करता है। समझ में आ गया? लेकिन आप बोलेंगे सर 90% का क्या हुआ? 90% तो यहीं रह गए। देखिए भाई कि अगर सड़क पे कार ही कार जरूरी है क्या? अरे सड़क पे कार ही कार चले जरूरी है क्या?
नहीं है भाई, उस पर तो बाइक भी चलती हैं, साइकिल्स भी चलती हैं, उस पर तो बस भी चलती हैं, ठीक है, और भी बहुत कई साधन वहाँ पर चलते हैं। तो जब सवारी कार में नहीं आ पा रही हैं 110 ही आ पा रही हैं, तो 90 बाकी की कैसे जाएंगी? 90 बस से चले जाएगा, कोई साइकिल से चले जाएगा, कोई बाइक से चले जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ब्लड में ज़रूरी नहीं होता कि भैया हीमोग्लोबिन हो, ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ज़रूरी नहीं है, ब्लड में और भी चीज़ें होती हैं। ब्लड में देखिए, ब्लड में तुम्हारा Na होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। तो CO2 इनसे परिवहन होके जाएगी, ठीक है। CO2 जब Na से क्रिया करेगी क्या बनाएगी? Na2CO3 बनाएगी, ठीक है। और क्या बनाएगी? NaHCO3 बनाएगी, ठीक है। इससे क्रिया करेगी तो CaCO3 बनाएगी। Mg से मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगी और पोटेशियम से। तो ऐसे आपको याद रखना है कि Na2CO3 को और भी कुछ बोलते हैं साइंस के अंदर, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे बोल देते हैं भैया सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को ही हम धावन सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर NaHCO3 की। तो NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और साइंस में से क्या बोल देते हैं? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा या क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो CO2 है 10% CO2 को तो हीमोग्लोबिन लेके जाता है, और शेष बाकी 90% CO2 कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वहन करती है। दोबारा से देखियो, यानी 10% CO2 का परिवहन तो हीमोग्लोबिन कर देता है, बाकी शेष 90% CO2 का जो परिवहन होता है ना, वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शेष 90% CO2 का परिवहन कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए अभी यहाँ पर हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन से क्रिया की तो अस्थिर यौगिक बना, और उस अस्थिर यौगिक का क्या नाम था? ऑक्सीहेमोग्लोबिन। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हीमोग्लोबिन CO2 से क्रिया करेगा, क्रिया करके दोबारा से अस्थिर यौगिक बनाएगा, जिससे क्या बोलते हैं अपन? जिससे बोलते हैं कार्बामाइनोहेमोग्लोबिन। कार्बामाइनोहेमोग्लोबिन बोलते हैं, कार्बामाइनोहेमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। ये हुए आपके ऑक्सीजन और CO2 दोनों का परिवहन। यानी अब मैंने आपको बता दिया है, क्लियरिफाई कर दिया है कि कैसे ऑक्सीजन हमारे फेफड़े से कोशिका तक पहुंचती है, और फिर कैसे CO2 वापिस कोशिका से हमारे फेफड़ों तक आती है, कौन लेके आता है। इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपके लिए बता दिया है, ठीक है। सो गाइस, दूसरा पॉइंट है आपका गैसों का परिवहन। पहला फिनिश कराया है बाह्य श्वसन, ठीक है। बाह्य श्वसन मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी कुछ। यहाँ पर गैसों का परिवहन चल रहा था, तो इसमें भी मैंने आपको बताया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जो हमारे भाई लोग हैं कभी कभी बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हुक्का चिलम तम्बाकू कुछ भी पी लेते हैं, है ना, और वाहनों से भी निकलने वाले धुआं जब हमारे शरीर में इंटर कर जाता है ना, तो इन सारी चीज़ों से हमारी एक गैस होती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO जिसको बोलते हैं। वो गैस बहुत ही विषैली और घातक होती है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे वो गैस कैसे परिवहन करती है, ज़रा उसे भी बता दीजिए। ठीक है भाई, मैं उसे बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पॉइंट आया है तो मैं आपको बता देता हूँ भैया कि स्मोकिंग वगैरह से दूर रहें, जिससे आपके लंग्स बहुत ही डेंजरस यानी बहुत ही इंजरी हो सकते हैं, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं, यानी CO का परिवहन कैसे होता है इस चीज़ को देख लेते हैं। अभी दोनों गैसों को आपने देख लिया है, ठीक है। अभी हेडिंग डाल देता हूँ CO का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अटेंशन होकर पढ़ते रहिए भैया, आपको
ज़रूर सक्सेस मिल जाएगी एक ना एक दिन, बस आप बने रहिए। यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए CO का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, और आप ये मत समझना कि इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे मुंह से जो जो शब्द निकल रहा है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। आप बस नोट डाउन करते रहिए। अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पाता हूँ, तो आप उसे जल्दी से जल्दी कोशिश ये करो कि उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, पेन कॉपी लेके बैठिए करो, है ना, जिससे कि आपके नोट्स भी रिकवर होते चलेंगे। CO का परिवहन देखते हैं। CO का परिवहन कैसे होता है? देखो, 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, एक सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। ये मान के चलिए हीमोग्लोबिन है, और ये ऑक्सीजन है, और ये CO2 है, और एक गैस जो अभी बताई है, ये क्या है? CO है। तीनों गैस हैं, ये हीमोग्लोबिन है। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, मान लीजिए, सपोज दैट, कल्पना कीजिए, यानी मान लीजिए ये CO हीमोग्लोबिन की क्या लगती है? CO जो है गैस, वो हीमोग्लोबिन की मान लीजिए क्या लगती है? GF लगती है। समझ रहे हैं ना? गर्लफ्रेंड लगती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जब CO है हीमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड लगती है, और ये जो दोनों हैं O2 एंड CO2, ये दोनों लगते हैं, मान के चलिए क्या लगते हैं? फ्रेंड लगते हैं। क्या लगते हैं? फ्रेंड लगते हैं। और CO क्या लगती है? गर्लफ्रेंड लगती है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हीमोग्लोबिन इन तीनों गैसों में से सबसे पहले परिवहन किसका करेगा, तो अब तो आप समझ गए होंगे, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो सबसे पहले लेके किसको जाएगा? भाई सीधी सी बात है, किसको लेके जाएगा? CO को लेके जाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाएगा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए समझाने के लिए दिया है। अभी यहाँ पर CO को लेके जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ कि HB यानी हीमोग्लोबिन CO के साथ सबसे अच्छा आत्मीयता रखता है। यानी आत्मीयता का मतलब यह समझ सकते हैं कि सबसे पहले CO को लेके जाता है, कहता है कि फ्रेंड्स आप ऐसा कीजिए, पहले मैं CO को लेके जाता हूँ, अगर कहीं पर जगह बच जाती है तो फिर मैं आपको लेके जाऊँगा। ठीक है, लेकिन पहले किसको लेके जाऊँगा? CO को लेके जाऊँगा। ठीक है, चलो, कर गया ना गद्दारी। लेकिन आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है। ठीक है, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बढ़ सके। सेकंड बात देखते हैं, यहाँ पर जब CO को लेके जाएगा ना, CO को ले जाएगा, तो बताओ जगह बचेगी क्या हमारे ब्लड में? कम बचेगी। कम बचेगी तो ऑक्सीजन हम कम ले पाएंगे। जब ऑक्सीजन कम ले पाएंगे तो सांस लेने में क्या आएगी? कठिनाई आएगी, समस्या आएगी। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देता हूँ कि CO के ब्लड में घुलने से O2 के घुलने की क्षमता कम हो जाती है। देखो भाई, अभी तक आपको समझाया है कि HB जब O2 से क्रिया करती है तो बनाती है अस्थिर यौगिक, जिसका नाम ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन CO2 से क्रिया करती है तो बनाती है कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन। लेकिन जब HB CO के साथ क्रिया करेगी ना, तो बनाएगी क्या? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। यानी HB CO से क्रिया कर स्थिर यौगिक कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है। हाँ, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड में जो रक्त कैंसर हम बोलते हैं, वो कैसे होता है? यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प बात है, यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्लड होता है ना, जब ब्लड में हमारी CO घुल जाती है, मिल जाती है, तो बना लेती है क्या? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ये जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन होता है ना, इसमें
कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन दोनों ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो छूटते नहीं हैं, जॉइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी गांठें हमारे रक्त में पड़ जाती हैं। WBC की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, WBC बहुत अधिक मात्रा में फटती है और फिर बन जाती है गांठ, और उन गांठों के समूह को हम क्या बोल देते हैं, रक्त का कैंसर बोल देते हैं। ट्यूमर को क्या बोल देते हैं, रक्त का कैंसर बोल देते हैं, जिसे साइंस में हम ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। एक नोट पॉइंट और देख लीजिए, कार्बोक्सी अणु के कारण WBC की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिससे रक्त का कैंसर यानी ब्लड कैंसर, और इसी को साइंस में क्या बोल देते हैं, ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया हो जाता है। यहाँ पर मुझे रक्त के कैंसर से याद आया कि जो हमारा ब्लड कैंसर है, तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इस चीज़ को देखिए। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, विश्व कैंसर दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। हाँ, एक और चीज़, कैंसर की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, कैंसर की स्टडी को, द स्टडी ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं, कैंसर का अध्ययन बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। हाँ, एक और चीज़ कि कैंसर जो होता है ना, कैंसर के उपचार में कौन सी गैस यूज की जाती है, यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। तो जो शब्द आ रहे हैं मैं उनसे टच होके चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ छूटे नहीं, कोशिश यही करूँगा, है ना। कैंसर के उपचार में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडॉन गैस यूज की जाती है, यूज होती है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको लिख लेने हैं। ये तीनों की तीनों जो फैक्ट्स आपको बताए हैं बहुत ही शानदार हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे गए हैं, इसलिए बताया आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्लियरिफाई कर दी कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO, यानी CO का परिवहन कैसे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारे शरीर में कौन लेके जाता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर कर दी हैं। पहले कर दिया है बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा कर दिया है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस यानी गैसों का परिवहन, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं अंतः श्वसन, और इससे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ सकें, और आपके जितने भी रिलेटिव हैं वो सभी यहाँ पर हमारी वीडियोस को देख सकें, उनकी भी हेल्प हो सकेगी, ठीक है। चलो, धन्यवाद, पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।